हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है मंडे 14 जुलाई के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा। 14 जुलाई का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। ओके, पहले ही बोल चुका हूं मैं आपको। हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो यूनेस्को की अभी तक इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी थी? अभी तक हमारे पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी यूनेस्को की। अब 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया मराठाओं के किले को। दक्षिण भारत में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठाओं के 12 किले हैं जिनको मिलाकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये अधिकतर किले जो कि मराठाओं की रणनीति का हिस्सा हैं, अधिकतर महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। एक किला तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, जिंजी पोर्ट। तो याद रखिएगा, यूनेस्को का जो नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है इंडिया में, 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कल्चरल कैटेगरी में शामिल की गई है। आपको पता है यूनेस्को की 3 कैटेगरी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। एक होती है कल्चरल कैटेगरी, एक होती है नेचुरल कैटेगरी और एक मिक्स कैटेगरी होती है। इंडिया में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें से 36 हो गई है कल्चरल कैटेगरी की, 7 हो जाती है नेचुरल कैटेगरी की और 1 हो जाती है मिक्स कैटेगरी, दोनों को मिलाकर। अभी मराठाओं के किले को 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 12 फोर्ट है महाराष्ट्र में हमको देखने को मिलते हैं, साल्हेर पोर्ट, शिवनेरी पोर्ट, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये सारे कहां हैं? महाराष्ट्र में। एक तमिलनाडु वाला है जिंजी पोर्ट। तो ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके पहले इंडिया की 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था चराईदेव मोईदाम को। असम में ये हिस्टोरिकल मैदान हैं जिनको 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। कमेंट कीजिएगा कि पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी है, कर दोगे कमेंट। 3 एक साथ थी, तीनों के बारे में बता देना एक ही ईयर में। कंचनजंगा नेशनल पार्क एकमात्र मिक्स कैटेगरी की हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 36 हो गई कल्चरल, 7 हो गई नेचुरल और 1 हो गई मिक्स कैटेगरी की। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 1978 में शुरू की गई थी। अगर किसी को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उसका फायदा यह है कि एक तो इंटरनेशनली प्रसिद्धि मिलती है ऐसे प्लेस को, टूरिज्म बढ़ता है, इंटरनेशनली फंडिंग मिलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, और देश की गवर्नमेंट भी स्पेशली उन प्लेसेस पर ध्यान देने लगती है उनके संरक्षण के लिए। तो ये जो लिस्ट है ये यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है, तो हम यूनेस्को की भी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन, आर्ट, साइंस और कल्चर के सेक्टर में काम करती है। इनको बढ़ावा देना, संरक्षित करना, ये सारे काम यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं। 1945 में स्थापना की गई थी, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे एंजोले फ्रांस के हैं जो कि डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं यूनेस्को के। तो 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी? मराठाओं के किले, दक्षिण भारत के। आगे चलेंगे। पेन पिंटर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 2025 में पेन पिंटर अवार्ड दिया गया लीला अबोलेला को। पहले हम बात करते हैं पेन पिंटर अवार्ड की। देखिए, ऐसा कोई भी राइटर जो ब्रिटेन में रह रहा हो और इंग्लिश में उसकी कोई साहित्य प्रकाशित हुआ हो, कोई बुक प्रकाशित हुई हो, तो ऐसी बुक को पेन पिंटर अवार्ड दिया जा सकता है। अब हम अगर लीला ओबेलेला की बात करते हैं तो 2025 का इनको पेन पिंटर अवार्ड दिया गया। ये वैसे तो सूडान की रहने वाली है लेकिन वर्तमान में ये स्कॉटलैंड में रह रही है। तो सूडान स्कॉटिश राइटर है लीला ओबेलेला, जिनको दिया गया पेन पिंटर अवार्ड 2025 के लिए। वैसे अभी केवल अनाउंस किया गया है, इस साल के अक्टूबर 2025 में 10 अक्टूबर को जब कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जो एक सम्मेलन आयोजित होगा, तो वहां पर इनको यह अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा इसी के साथ साथ एक अवार्ड और दिया जाता है, इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज अवार्ड, लेकिन ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, तो हम केवल पेन पिंटर अवार्ड की ही बात कर पाएंगे।
पता तो चल गया आपको दिया किसे जाता है, इंग्लिश लेखक को दिया जाता है जिनकी कोई साहित्य या कृति ने जिसने समाज पर इफेक्ट डाला हो, है ना। साहित्यकार इंग्लैंड में ब्रिटेन में रहने वाला होना चाहिए, ब्रिटेन के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए, और उसकी जो साहित्य वो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए। पेन पेंटर अवार्ड को 2009 में शुरू किया गया था, इंग्लिश पेन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इंडिया में 2024 में ये अरुंधति रॉय को दिया गया था, एक फेमस ऑथर है अरुंधति रॉय। ओके, और एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है साहित्य के क्षेत्र में, हैरोल्ड पिंटर, इनके नाम पर यह अवार्ड की शुरुआत ब्रिटेन में की गई थी। लीला ओबेलेला पहले ही बता चुका हूं, सूडान देश से आती है, लेकिन वर्तमान में इनका निवास देखने को मिलता है स्कॉटलैंड में। ऑफर ऑफ द डे पहले देख लेते हैं। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल पैकेज यहां पर अवेलेबल है ऑफर ऑफ द डे में। एसएससी सीजीएल के लिए आपको यहां पर जीएस के 10,000 वन लाइनर मिल जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे विद एनालिसिस, आपको यहां पर 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और मैराथन जो है एसएससी सीजीएल की उसकी पीडीएफ भी आपको आपके इस पैकेज में मिल जाएगी। तो ओवरऑल पूरा की पूरा पैकेज, ओवरऑल अगर हम पैकेज देखें तो ये 49 रुपीज में अभी आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दी है, वहां से इसे आप ज्वाइन कीजिए। कोई भी हड़ल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए क्योंकि डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बने हैं हरिकृष्णन ए। भारत में 87 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं इनको मिलाकर। इनके पहले ये देखो कि हरिकृष्णन ए कहां से आते हैं, तो ये आते हैं तमिलनाडु के चेन्नई से। तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं हरिकृष्णन ए। जुलाई 2025 में भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में फ्रांस में एक चैंपियनशिप हुई थी शतरंज की, ला प्लेगनी इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, इसमें इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद ये भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। इसके पहले मई 2025 में श्री हरि एलआर भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, ये भी तमिलनाडु से आते हैं। और इनके पहले 85वें ग्रैंड मास्टर थे पी शामनिखिलम, वो भी तमिलनाडु के। तमिलनाडु से वैसे चेस के काफी प्लेयर निकलते हैं, उधर ज्यादा चेस के खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं, दक्षिण भारत में स्पेशली। तो अभी जो 87वें बने हैं वो इंपॉर्टेंट है, हरिकृष्णन ए, और 86 को भी याद रखिए श्री हरि एलआर थे, सब तमिलनाडु से आते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी को ग्रैंड मास्टर घोषित किया जाता है तो रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो फीडे रैंकिंग, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसकी रैंकिंग में 2500 से ज्यादा फीडे पॉइंट उसके पास होने चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए 2500 से ज्यादा। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि फीडे के द्वारा आयोजित किए गए हैं उन टूर्नामेंट में 3 टूर्नामेंट में कम से कम उन्होंने ग्रैंड मास्टर लेवल का परफॉर्मेंस दिया हो, इसे कहा जाता है नॉर्म्स मिलना। तो अगर 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स किसी को मिल जाते हैं फीडे के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो फिर फीडे के द्वारा उसे ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया जा सकता है। तो भारत में शतरंज के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हरिकृष्णन ए। डन। हाल ही में स्वीकृत अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? तो अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई। अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और चीन की सीमा से सटकर यह नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। आंसर हो जाएगा आंसर डी। नामदफा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो कि सेंट्रल की संस्था है, इसने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर जो टाइगर्स का कोर एरिया है वहां से होकर यह प्रोजेक्ट या हाईवे गुजरने वाला है। आपको पता है जो पूरे कोर एरिया या इस टाइगर रिजर्व का 310 हेक्टेयर जंगल को काटने की जरूरत पड़ेगी।
इसीलिए काफी विवादों में भी है, प्रोजेक्ट काफी कंट्रोवर्सी में है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है वहां पर एक ऐसा हाईवे हमको चाहिए होगा जहां से सेना जल्दी मूव कर पाए। अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ, तो हमारी जो आर्मी है वो इजीली अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच पाए। इसीलिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे को हाल ही में मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल या एलएससी है ना, भारत और चाइना के मध्य में, जो अरुणाचल प्रदेश में केवल 20 किलोमीटर दूर है, तो हमारी आर्मी जल्दी पहुंच पाएगी अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री तक। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश हाईवे या अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे, इसे बोमडीला विजयनगर हाईवे के नाम से जाना जाता है और इसे NH 913 नाम दिया गया है, नेशनल हाईवे 913। इसकी टोटल लेंथ 1748 किलोमीटर की होगी। लागत आएगी 27,000 करोड़ रुपए और 2027 तक ये कंप्लीट किया जा सकता है, लक्ष्य रखा गया है। अभी केवल मंजूरी दी है, अब काफी सारे हर्डल हैं। जंगल क्षेत्र से, टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है, तो अभी तो काफी हर्डल आएंगे, लेकिन 2700 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे किस नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाएगा? नेशनल हाईवे 913। ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व, जहां से नेशनल हाईवे गुजरेगा, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1974 में स्थापित किया गया था। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया 1972 में और फाइनली 1983 में इसे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 1985 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ऑलमोस्ट। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक या ई ट्रक, है ना, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? तो ये जो स्कीम है वो किसी अदर स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई और उस स्कीम का नाम है PME ड्राइव स्कीम। लास्ट ईयर इसे हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। PME ड्राइव स्कीम भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। इसी स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को हाल ही में सेंट्रल ने मंजूरी दी है। पहले हम इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे कि योजना क्या है। योजना तो हमको समझ में आ गई कि भाई इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई होगी। किया क्या जाएगा? देखिए, स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीदी पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन केवल उन्हीं ट्रकों पर दी जाएगी, उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास पहले से ट्रक है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, पहले से ट्रक होंगे ना जिनके पास, उन्हीं को इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने के लिए सब्सिडी देंगे। लेकिन जो पुराना ट्रक है उनके पास डीजल वाला, उसको उनको स्क्रैप करवाना अनिवार्य होगा, मतलब नष्ट करवाओ और आप ई ट्रक खरीदो। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जल्दी ट्रांसफर हो पाएंगे। ठीक है ना। तो PME ड्राइव स्कीम के तहत इसे हाल ही में शुरू किया गया। अगर कोई इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदता है जिसके पास पहले से ट्रक है, तो उसको 9.6 लाख तक की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ऐसे 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक को सपोर्ट किया जाएगा, मतलब जो भी खरीदेगा तो 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों तक सब्सिडी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जिनके पास पहले से डीजल या पेट्रोल वाला कोई ट्रक हो वो स्क्रैप कराए और फिर उसके बाद नया इलेक्ट्रिक ट्रक पे सब्सिडी पाले। PME ड्राइव स्कीम, जिसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना लाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 सितंबर 2024 को इसे अनाउंस किया था। 2024 से लेकर मार्च 2026 तक के लिए भारत में ईवी को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे चार्जिंग पॉइंट डेवलप कर दिए, है ना, इलेक्ट्रिक जो सर्विसेज है उनके लिए सर्विस सेंटर खोलना। तो ये सारी फैसिलिटी देने के लिए PME ड्राइव स्कीम 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक। और इसी के तहत अब लाई गई है
इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, अभी रिसेंटली 11 जुलाई को हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर HD कुमारस्वामी, इन्होंने इस योजना को अनाउंस किया था और लॉन्च किया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम। पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? T20 वर्ल्ड कप 2026 आपको पता है ये इंडिया और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पहली बार क्वालिफाई करने वाली टीम बनी है इटली। आंसर हो जाएगा आंसर टी। तो इटली ने अभी क्वालिफाई किया है। वैसे देखिए यहां पर आंसर अगर हम लेंगे ना तो इटली और नीदरलैंड दोनों हो जाएगा, तो आप दोनों भी ले सकते हैं, दोनों सही है यहां पर, क्योंकि नीदरलैंड ने भी अभी क्वालिफाई किया है T20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो दोनों आंसर सही है आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन में वो दोनों डले हुए हैं तो दोनों सही मानो। इटली के साथ नीदरलैंड भी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई हो गया है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। देखिए T20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन होगा 2026 में। फरवरी से मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा और आईसीसी इसका आयोजन कराएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतर्गत ही है T20 वर्ल्ड कप। टोटल 55 मैचेस खेले जाएंगे। टोटल 20 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। होस्ट कंट्री इंडिया और श्रीलंका। कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन। तो इसके पहले जो 9th एडिशन है वो आयोजित किया गया था 2024 में। लास्ट ईयर इसका आयोजन किया गया था 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएसए में संयुक्त रूप से। तब विनर रही थी इंडिया और इंडिया ने फाइनल में हराया था साउथ अफ्रीका को। इंडिया सेकेंड टाइम विनर रहा है T20 वर्ल्ड कप का। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया ने ही जीता था और अब 2024 में जीता है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया और श्रीलंका में किया जाएगा। इटली और नीदरलैंड ने यहां पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई किया है। आगे चलें। प्रोटीन अनुसंधान में तेजी लाने के लिए बायोएमू नामक एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको ये। देखिए प्रोटीन अनुसंधान में तेजी लाने के लिए एक यहां पर एआई की बात की गई है, बायोएमू एआई। इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट को। किसे दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट। देखिए प्रोटीन को समझने के लिए यह एआई लाया गया है, प्रोटीन के अध्ययन के लिए। एक एआई सिस्टम है जो ट्रैक करता है कि प्रोटीन मानव शरीर में कैसे मूव करता है, मानव शरीर में कैसे एक जगह से मूव करता है, दूसरी जगह पर जाता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझना, उसके बदलाव के अनुमान लगाना। पहले क्या होता था, काफी समय लगता था, क्योंकि क्रिप्टिक बाइंडिंग पॉकेट्स जो प्रोटीन के छिपे हुए हिस्से हैं उनका पहले पता लगाने में काफी समय लगता था। देखिए प्रोटीन में काफी हिस्से ऐसे होते थे जो कि प्रोटीन के छिपे हुए हिस्से होते थे। उन्हें डिटेक्ट करने में काफी समय लगता था, डिटेक्ट करने में बहुत समय लगता था और बहुत मेहनत लगती थी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी। तो अब जो एआई लाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, देखिए जो छुपे हुए हिस्से हैं ना प्रोटीन के, वो अगर दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं शरीर में तब वो दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक छुपे हुए हिस्से हैं उन्हें टारगेट साइट कहा जाता है। अब जब तक इनको नहीं पहचान पाएंगे तब तक प्रोटीन से रिलेटेड दूसरी रिसर्च में काफी हर्डल आ रहे हैं। तो इन प्रोटीन को, जो छुपे हुए हिस्से हैं प्रोटीन के, जो आमतौर पर प्रोटीन में नहीं दिखाई देते साधारण तौर पर, और अगर मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं तो ही दिखाई देते, तो इनको जल्दी डिटेक्ट किया जा सके ताकि आगे रिसर्च को बढ़ाया जा सके और इन फ्यूचर जो अलग अलग डिसीज है, दुर्लभ डिसीज है, उनको कंट्रोल करने में प्रोटीन के माध्यम से मदद मिले। कई प्रोटीन में बदलाव करने के लिए हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जब तक हम टारगेट साइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रोटीन में बदलाव करने के लिए मेडिसिन को भी नहीं बना पाएंगे। अब ये जो एआई है ये इस प्रकार के प्रोटीन को भी डिटेक्ट कर पाएगा, उन पर रिसर्च कर पाएगा। प्रोटीन के ऐसे छुपे हुए हिस्से को स्टडी करने में इस एआई का यूज किया जाएगा। टारगेट साइट दिखे प्रोटीन की, जो छुपे हुए हिस्से हैं उनको हम डिटेक्ट कर पाए। जो पहले केवल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ही दिखाई देते थे, अब उन्हें डायरेक्ट एआई के माध्यम से देखा जा सकता है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट अगर हम कहें तो एआई जो लाया गया है प्रोटीन में बदलाव जो मानव शरीर में होते हैं उनको डिटेक्ट कर पाए, उनको समझ पाए, इसीलिए लाया गया है माइक्रोसॉफ्ट का बायोएमू एआई। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है।
2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है? 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड ये दिया गया भारत की महाराष्ट्र की रहने वाली वर्षा देश पांडे को। कहां की रहने वाली है? भारत में महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे। अवार्ड पॉपुलेशन पर काम करने के लिए, जेंडर इक्विलिटी पर काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। मतलब दो कैटेगरी में दिया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया था हमने? 11 जुलाई। तो इसी दिन इस अवार्ड को भी अनाउंस किया जाता है। अब दो कैटेगरी में, एक इंडिविजुअल कैटेगरी है और एक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत में महाराष्ट्र की रहने वाली वर्षा देश पांडे को यह अवार्ड दिया गया। वहीं अगर हम इंस्टीट्यूशन कैटेगरी की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इसे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया। इंडिया से वर्षा देश पांडे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, महाराष्ट्र की है, तो हम इनकी बात करेंगे। लिंग आधारित गर्भपात को रोकने के लिए इन्होंने काम किया है। जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है। इसलिए वर्षा देश पांडे को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, देता कौन है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इस अवार्ड को देता है। बता ही चुका हूं, पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काम करने के लिए, जेंडर इक्विलिटी के क्षेत्र में काम करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जा सकता है। 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि पहली बार ये इंडिया में 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। शुरुआत 1981 में की जा चुकी है। भारत में पहली बार यह अवार्ड इंदिरा गांधी को दिया गया था 1983 में। तो अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 में इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत की किस महिला को दिया गया? वर्षा देश पांडे। कहां से आती है? महाराष्ट्र से। डन। हरेला त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला त्योहार भारत के दो राज्यों में एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। एक है हिमाचल प्रदेश और एक है उत्तराखंड। तो दोनों राज्य यहां पर आ जाते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि लगे हुए भी हैं। तो दोनों राज्यों में हरेला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली अगर हम इस फेस्टिवल को देखें तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जो बुआई का सीजन भी है। तो जुलाई मंथ में नॉर्मली से मनाया जाता है हरेला फेस्टिवल। श्रावण मास की संक्रांति के दिन इसे मनाया जाता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में। दोनों राज्यों में बहुत ही फेमस है। वहां के जो कुमायूं रीजन है उत्तराखंड का, वहां पे स्पेशली वहां की लोकल कम्युनिटी से उत्तराखंड में मनाती है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और अच्छी फसल की कामना की जाती है, क्योंकि बुआई का सीजन शुरू हो जाता है। हरेला त्योहार के रूप में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसे सेलिब्रेट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों स्टेट याद रखिए, क्योंकि दोनों स्टेट में मनाया जाता है। इस साल ये मनाया जाएगा 16 जुलाई को, परसों। व्यापार सुगमता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? व्यापार सुगमता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड को सुगमता से किया जा सके, इस पर चर्चा यहां पर की जाएगी, की गई है। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि ट्रेड प्रक्रिया को मजबूत करने पर यहां पर चर्चा की गई, जिससे पोर्ट पर सामानों की जो क्लियरेंस है उसमें तेजी आ सके। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी हैं वर्तमान में। 12 जुलाई को नई दिल्ली में ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का इन्होंने आयोजन किया। आयोजन करवाने के लिए दो संस्थाएं यहां पर इन्वॉल्व है। दो संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया है, सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया है। थीम रखी गई है साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड, निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता। तो हाल ही में इसका आयोजन कहां हुआ है? आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस में 400 से ज्यादा लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजन नई दिल्ली में। देखिए यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करें तो एक संस्था है, स्टेचुरी बॉडी, मतलब वैधानिक निकाय। पार्लियामेंट में बिल लाकर प्रॉपर इस बॉडी को बनाया गया है। इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस
कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज और जीएसटी के एरिया में ये काम करती। तो टैक्स से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा। मिनिस्ट्री जिसके अंतर्गत ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, आजादी के पहले बन चुकी थी, बाद में फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। नई दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा आयोजन किया गया है ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का, नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो यहां पर 14 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के जो हमारे करंट अफेयर, हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू की गई? इसे शुरू किया गया है भारत के असम राज्य में। नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो 133 रैंक दी गई है भारतीय टीम को। श्रावणी मेले का आयोजन हर साल कहां किया जाता है? श्रावणी मेले का आयोजन हर साल झारखंड के देवघर में किया जाता है। केट बॉन्ड जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में धन जुटाने के लिए बनाया गया एक वित्तीय साधन। आंसर सी। यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बनेगा? तो यह बनेगा नामीबिया। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित करने का श्रेय महाराष्ट्र सरकार को दिया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तलाश कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर। भरोसा नामक पहल किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू की गई? इसे शुरू किया गया जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा। और शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंडिया। आंसर डी। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, और इसके अलावा कुछ कमेंट भी देख लेंगे जिनके आंसर बिल्कुल सही आए हैं। वसा का पाचन कहां पर होता है? तो वसा के पाचन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा का पाचन देखने को मिलता है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फियर्स में, वायुमंडल में। बिल्कुल सही आंसर आए वैसे सभी स्टूडेंट के, लेकिन यहां पर हमने अनुराग त्रिपाठी और विकास राणा इनके कमेंट को इंक्लूड किया है। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी के। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और स्ट्रेटोस्फियर, यहां पर ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? पहला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं? दूसरा क्वेश्चन। और थर्ड, भारत में पहली रेलवे लाइन किन दो शहरों के बीच बिछाई गई थी? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा, पॉज करके आराम से देख लो। और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एप्लीकेशन को चेकआउट करो क्रेजी जीके ट्रिक की, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस भी डे की चाहिए वो आपको वहीं पर मिलेगी, तो चेकआउट कीजिए। और काफी सारा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, जय हिंद।